सोचो, एक बिल्डर तुमसे आके बोलता है, भाई इस एरिया में हाईवे आ रही है, जल्दी प्रॉपर्टी ले लो, बाद में बहुत महंगी हो जाएगी। तुम डर जाते हो और फोमो के कारण प्रॉपर्टी खरीद लेते हो। प्राइसेस 3 गुना हो जाती हैं। फिर पता चलता है कि बिल्डर ने तो पहले से ज़मीन खरीद रखी थी। तो सब उसको पूछते हैं, हाईवे आएगी? वो बोलता है, हाँ पक्का आएगी, बट 10 साल बाद। उसने टाइमलाइन कंप्रेस किया ताकि आज बिक जाए। मार्च 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग और बिटकॉइन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। एक पेपर आया, सीटी पर 3 दिन सिर्फ क्वांटम का ही टॉपिक चला। हर केओएल, थ्रेड और स्पेस में एक ही बात, बिटकॉइन को खतरा है। और इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे ये किसने किया और क्यों। बट पहले ये समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग एक्चुअली कितना आगे आ चुका है। क्वांटम कंप्यूटिंग पे स्टडीज़ तो बहुत सारी हैं, पर हम रीसेंट टाइम्स में देखें तो दिसंबर 2023 में आईबीएम ने एक चिप लॉन्च किया, कैंडोर, जो कि था 1121 क्यूबिट्स का। पर ये 1121 सिर्फ एक स्केलिंग टेस्ट था। आईबीएम को बस इतना प्रूव करना था कि इतने सारे क्यूबिट्स एक सिंगल चिप पे फिट हो सकते हैं। रियल कंप्यूटेशन के लिए आईबीएम ने अपना एक्चुअल प्रोडक्शन कंप्यूटर बनाया और उसमें डाली एक छोटी चिप, हेरॉन, जो थी सिर्फ 133 क्यूबिट्स की। नंबर बड़ा था और परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। आईबीएम ने खुद एडमिट किया कि कॉन्डोर इनोवेशन माइलस्टोन था, कंप्यूटेशन ब्रेक थ्रू नहीं। और ये 1121 का नंबर बस एक हेडलाइन के लिए परफेक्ट था। एग्जैक्टली एक साल बाद 2024 में गूगल ने अपना चिप लॉन्च किया, विलो, जो था 105 क्यूबिट्स का। अभी आईबीएम के 1121 के कंपैरिजन में ये बहुत पीछे दिखता है, पर गूगल ने कुछ ऐसा किया जो पिछले 30 साल में कभी नहीं हुआ था। क्वांटम कंप्यूटिंग की हिस्ट्री में जब भी ज्यादा क्यूबिट्स ऐड करते थे, एरर्स बढ़ जाती थी और सिस्टम और अनस्टेबल होता था। जितने ज्यादा क्यूबिट्स उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स। विलो में पहली बार क्यूबिट्स ऐड करने से एरर्स बढ़ी नहीं, कम हुई, वो भी एक्सपोनेंशियली। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, वरना कंफ्यूजन रहेगा। क्यूबिट्स दो टाइप्स के होते हैं, पहला फिजिकल क्यूबिट्स और दूसरा लॉजिकल क्यूबिट्स। सिंपल सरल भाषा में बोले तो लॉजिकल क्यूबिट स्टेबल होता है और एक्चुअली कंप्यूट कर सकती हैं। एक लॉजिकल क्यूबिट बनाने के लिए 100 से ज्यादा फिजिकल क्यूबिट्स लगते हैं। यही वो माइलस्टोन है जो गूगल ने क्रॉस किया, 105 फिजिकल क्यूबिट्स लेकर। उन्हीं में से एक स्टेबल लॉजिकल क्यूबिट बना लिया। चाइना ने भी ये कंफर्म कर दिया जब उन्होंने अपने एक प्रोसेसर से सिमिलर रिजल्ट्स निकाला, 107 क्यूबिट का। सो देखा जाए तो आईबीएम के 1121 फिजिकल क्यूबिट्स में 0 लॉजिकल क्यूबिट बना था और गूगल के 105 फिजिकल क्यूबिट्स में एक लॉजिकल क्यूबिट बना। तो अब वापस आते हैं उस पेपर पे, क्योंकि यहाँ से गेम एक्चुअली स्टार्ट होता है। पेपर लिखा था वो लोगों ने जो क्वांटम और क्रिप्टो दोनों समझते हैं। इस पेपर में गूगल ने पहली बार एक स्पेसिफिक नंबर दिया जो चाहिए बिटकॉइन तोड़ने के लिए। पहले इसका अंदाज़ा था 13 मिलियन क्यूबिट्स के आसपास। इस पेपर में वो नंबर आया 5 लाख, 20 गुना कम। और यही देख के सारे तरफ फट स्टार्ट हुआ। लेकिन जो लोग पेपर पढ़ के भागे, उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी। गूगल ने लिखा था फ्यूअर देन 5 लाख फिजिकल क्यूबिट्स। याद है ना, फिजिकल और लॉजिकल क्यूबिट का डिफरेंस। पेपर में असली नंबर है 1200 लॉजिकल क्यूबिट्स और गूगल ने अभी तक कितने लॉजिकल क्यूबिट्स बनाए हैं? एक। पेपर में गूगल ने यह भी बताया कि अटैक होगा कैसे। टोटल 3 तरीके हैं और एक में तो सिर्फ हार्डवेयर का इंतज़ार है। सीटी पे सबसे बड़ा डर ये है कि क्वांटम SHA-256 तोड़ देगा। SHA-256 तोड़ने के लिए क्वांटम कंप्यूटर 2 एल्गोरिदम्स यूज़ कर सकता है। पहला, ग्रोवर्स एल्गोरिदम। अभी ये थ्योरेटिकली तो काम करता है, लेकिन बीटीसी के एक हैश को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया की सेंचुरीज भर की एनर्जी यूज़ होगी, जो फिज़िक्स अलाउ नहीं करती। मतलब जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये तो नहीं हो सकता। लेकिन एक और एल्गोरिदम है, शॉर्स एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का काम ही है पब्लिक प्राइवेट की सिस्टम तोड़ना, और बिटकॉइन का पूरा सिग्नेचर सिस्टम इसी पे चलता है। जहां ग्रोवर्स एल्गो SHA-256 को छू भी नहीं सकता, वहीं पर शॉर्स सीधा बिटकॉइन के सिग्नेचर्स को सॉल्व करके उस पर वार करता है। और आगे जो भी अटैक्स देखोगे वो सब शॉर्स से ही पॉसिबल है। Wall Street can't catch a break, BTC can't catch a break, Michael Saylor can't catch a break and now even Google can't catch a break. एक नया कंप्यूट आर्टिकल ड्रॉप हो गया है क्वांटम को लेकर के। बिलीव मी और नॉट, क्रिप्टो स्पेस में एक चीज का बिजनेस सबसे बड़ा है और वो है डर।
वीसीज और बड़े प्लेयर्स इसी तरीके के अजीबोगरीब नैरेटिव्स से हमारे लिए डर क्रिएट करते हैं। खैर उनकी गलती भी नहीं है, हम ही लोग कर्स ऑफ नॉलेज का शिकार है, हमारे एक्सपर्ट्स भी। कर्स ऑफ नॉलेज मतलब एक्सपर्ट्स जो हमें टेक समझाना चाहते भी हैं जेन्युइनली, वैसे भारी जार्गन वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि हम उनके जितने पारंगत थोड़ी ना है इन चीजों में। और इसी चीज का फायदा उठाकर वीसीज हमारे खिलाफ इन नैरेटिव्स को लेकर के आ जाते हैं। चलिए आज इसी चीज पे लाइट डाल देते हैं कि ये क्वांटम के अराउंड इतना ज्यादा बज है ही क्यों। सबसे पहला डाउट और सबसे न्यू क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। क्या बीटीसी का SHA-256 तोड़ा जा सकता है? एब्सोल्युटली नॉट, ये पॉसिबल नहीं है। जो SHA-256 है उसको अगर आप तोड़ने बैठोगे ना एक क्वांटम कंप्यूटर को लेके, तो सदियों भर की एनर्जी यूज हो जाएगी। एक बहुत ही अच्छी एनालॉजी है कि अगर इस दुनिया में मौजूद सारे एटम्स को मैं कंप्यूटर बना दूं और जब से ये दुनिया चल रही है उतने सालों तक उन सारे कंप्यूटर्स को चला दूं, तो भी मैं इतनी एनर्जी और इतना कंप्यूट नहीं जुटा पाऊंगा कि SHA-256 तोड़ दूं। फिजिकली इंपॉसिबल है, भूल जाइए। मेन बात आती है कि यहां खतरे में है क्या? आपके ECDSA सिग्नेचर्स। और यही टेक समझने के लिए दम निकल जाती है, जो हम आपको आज आसानी से बताएंगे। इमेजिन कीजिए ये है बिटकॉइन, ये है आपका एक ग्लास बॉक्स, इसमें बहुत सारे बीटीसी पड़े हुए हैं जो हम सबको दिख रहे हैं, मुझे भी, आपको भी, सभी को। ये आपकी पब्लिक की है, ऑलराइट। अब जब आपको इस पब्लिक की से बीटीसी निकाल कर मुझे या किसी और को देने हैं, प्लीज मुझे दे देना, तो आपको एक प्राइवेट की लगानी होती है। वो प्राइवेट की जब आप इसमें लगाते हो तो आप नेटवर्क को इशारा देते हो कि मैं ट्रांजैक्शन भेजना चाहता हूं। और जब आप वो प्राइवेट की लगा करके इनिशिएट करते हो तो नेटवर्क एक स्टैंप जेनरेट करता है, एक डिजिटल स्टैंप समझ लीजिए। वो स्टैंप आपको सोल ओनर वैलिडेट करती है और नेटवर्क को इशारा देती है कि हाँ भाई प्रोसीड करो, यही असली ओनर है। ये स्टैंप जो है ना, ये ठप्पा, यही है ECDSA सिग्नेचर। अब इशू यही है, इसी की नकली कॉपी बनाने अगर आप बैठोगे तो नॉर्मल कंप्यूटर से आपको सालों लग जाएंगे, तब तक तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। लेकिन अगर यही एक क्वांटम कंप्यूटर हो तो इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को बदल देता है। वो इस चीज को विद इन द नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स कर सकता है। जी हाँ, एक बीटीसी के ब्लॉक के पब्लिश होने से पहले ही वो इसे सॉल्व करके एक पब्लिक की से आपकी प्राइवेट की निकाल सकता है। क्योंकि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं हमारी पब्लिक की तो मेमपूल में एक्सपोज हो जाती है, सबको दिख रहा है वो जार, और उससे आप अपनी प्राइवेट की डिराइव कर सकते हो। यही है वो प्रॉब्लम जिसके अराउंड इतनी भारी बज क्रिएट की जा रही है। हालांकि ये चीज सच है कि आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो, लेकिन इसमें काफी ज्यादा टाइमलाइन कंप्रेशन किया जा रहा है ये चीजें क्रिएट करने के लिए, जैसा यशाज भाई ने कहा। इसी थ्रेड को लेकर 31 मार्च को गूगल के क्वांटम के ब्रांच ने एक बॉम्बशेल पेपर निकाला और उसमें शोर एल्गोरिदम में एक 10x का ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट दिखाया गया, जिससे बीटीसी के कर्व पर भी टेस्टिंग हुई और उसी को लेकर के बज क्रिएट हुई थी। और ये चीज गूगल ने जो मेन सर्किट था, राइट, जो इंप्रूवमेंट था, उसके टेक को हाइड किया यूजिंग ZK प्रूफ, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन किया और आपस में ये चीज डिसाइड की कि हम ये तो बताएंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं और वो कैसे आए, बट ये नहीं दिखाएंगे कि वो एक्चुअल पीछे का टेक क्या है। वो उन्होंने ZK के थ्रू हाइड किया। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, दुनिया बोलती है क्रिप्टो का टेक काम नहीं करता, यहाँ गूगल हमारा ZK प्रूफ का टेक यूज करके एकेडमिक सेंसरशिप ला रहा है, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समथिंग टू नोट बाय द वे। ऑल्सो द फैक्ट कि जब ये चीज एस्केलेट हुई तो इसका जो रिवील था वो अभी 2 दिन पहले हुआ है। जो आर्टिकल्स आपने पोस्ट होते हुए देखे होंगे या जो भी आपने रिपोर्ट्स पब्लिश होती हुई देखी होंगी, दैट इज सिंपली दिस फैक्ट। ये चीज फाइनली अब सबके सामने आ गई है कि वो सर्किट्स जो ZK प्रूफ के पीछे छुपाए गए थे उनमें था क्या। आज इसी रिवील के और पेपर ड्रॉप के 2 मंथ बाद एक फ्रेंच एक्सपर्ट आंद्रे ने इस सीक्रेट एल्गोरिदम को क्रैक कर दिया और इंटरनेट पर ओपनली पब्लिश कर दिया। अगले ही पल क्रेग गिडनी ने भी माना कि उन्होंने भी ये ऑप्टिमाइजेशन 1 साल पहले ही निकाल ली थी, पर गवर्नमेंट के प्रेशर से वो चुप रहे थे। उन्होंने एक NDA भी साइन किया था, उन्होंने ये बताया। इसके बाद इंटरनेट पर एक मजेदार चैलेंज स्टार्ट हुआ। गूगल के उस ZK वेरीफायर प्रोग्राम को लोगों ने एक रेफरी बना दिया और दुनिया भर के एमेच्योर्स, टीनेजर्स ने AI का यूज करके नए नए ट्वीक्स बनाने शुरू कर दिए, जिससे उन्होंने ये देखा कि गूगल का पुराना रिकॉर्ड भी 8.24% से बीट हो गया। A lot of them claimed that they were using the auto research and the double mind thing in the AI side, but बात सिर्फ मैथ्स की नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे हार्डवेयर भी बदल रहा है।
गूगल दुनिया भर में मैन मेड फ्रीजिंग सर्किट्स यानी सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स बना रहा था, पर एक स्टेल्थ स्टार्टअप ओरेटमिक ने आकर के पूरा गेम ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि न्यूरल एटम्स यानी नेचुरल एटम्स को लेजर बीम्स और वैक्यूम में कंट्रोल करके इस चीज का पूरा दावा है कि उनको सिर्फ 10,000 फिजिकल क्यूबिट्स ही लगेंगे बीटीसी के सिग्नेचर को ब्रेक करने में। ये इतना रियल टेक है कि गूगल ने भी अपनी सुपर कंडक्टिंग को छोड़कर नए न्यूरल एटम लैब को खोलने के बारे में इशारे भी कर दिए, और ये सारी चीजें पिछले 5 दिन में हुई हैं। कैन यू बिलीव इट? और हमें पिछले 2 दिन से पता चला है। मेन सवाल आता है कि हमारे डेवलपर सो रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लोग चाहे कुछ भी बोलते रहें या वीसी चाहे कुछ भी फैलाते रहें, ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। बिटकॉइन के कोर डेवलपर्स 2025 से ही फोरम्स पर सबसे ज्यादा एक्टिव डिस्कशन अगर किसी चीज के बारे में कर रहे हैं तो वो है क्वांटम, क्वांटम एंड क्वांटम। अभी उन्होंने इसी थ्रेड के ऊपर पूरा का पूरा एक प्लान जारी किया, जिसमें सबसे मेन प्लान ऑफ एक्शन है BIP 361। अब इसी के ऊपर सबसे बड़ा फंड ये था कि BIP 361 में तो प्रपोज ये किया गया है कि लोगों के और पुराने वेल्स के, स्पेशली पुराने वेल्स के कॉइन्स ही लॉक कर दो। अगर उनके कॉइन्स ही फ्रीज हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, डोरमेंट वॉलेट्स ही बंद हो जाएंगे, तो अगर हैक किया भी गया तो उन वॉलेट से बिटकॉइन चोरी करके डंप किया ही नहीं जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस पूरे के पूरे BIP 361 को डिटेल में समझते हैं और ये जानते हैं कि इसके वो 3 फेजेस क्या हैं जिससे डेव्स ने इसे प्रपोज किया है, और किस कदर इस मिसकंसेप्शन का यूज करके कई सारी सीड डील्स क्वांटम के ऊपर शिल किए गए। तो आइए समझते हैं ये 3 फेज रोल आउट BIP 361 का है क्या। फेज 1 द विंडो फेज। इसमें कुछ नहीं होगा, 5 ईयर की एक विंडो ऑफर की जाएगी हमें और आप लोगों को, जो डोरमेंट एड्रेसेस नहीं है उन्हें, जो एक्टिवली डेली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन्हें, या फिर जो इवन वीक या मंथ बेसिस पे आकर के एक्टिवली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने टैप रूट एड्रेस से BTC को उठाना है और मर्कल रूट एड्रेस पे पटक देना है, दैट इज ऑल। ये जो मर्कल रूट एड्रेसेस हैं ये लेटेस्ट बेस्ड क्रिप्टोग्राफी सिग्नेचर्स पर चलते हैं, जो कि क्वांटम सेफ है, और इससे आपका BTC सेफ हो जाएगा। जो दूसरा फेज है, फेज B, नाउ हियर इज वेयर द ट्रांजिशन कम्स इन। 5 साल के बाद जो लोग इस फेज से अंतर्गत अपने कॉइन्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, उनके लिए ऑप्शंस खोला गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने वो कॉइन्स 5 साल में ट्रांसफर नहीं किए तो 6ठे साल में वो आपके लिए लॉक हो गए, बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि अब आपके जो पुराने वॉलेट्स हैं उनसे जो स्टैम्प्स इशू किए जा रहे हैं यानी ECDSA सिग्नेचर्स, उन्हें BTC मानने से ही इनकार कर देगा, तो आप नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते, राइट। बिफोर माइग्रेशन आपको, चाहे आप 7वीं साल में वापस आओ, चाहे आप 10वीं साल में वापस आओ, 15वीं साल में वापस आओ, 5 साल के बाद आप कभी भी वापस आते हो, एज लॉन्ग एज आपका वॉलेट 2013 के बाद क्रिएट हुआ है, आप अपने BTC को उठा करके एक जीरो नॉलेज प्रूफ जेनरेट करके नेटवर्क को ये बोल सकते हो कि आई एम सॉरी मैं लेट हो गया, बट इस वॉलेट का असली ओनर मैं ही हूँ, ये प्राइवेट की मेरी ही है, और उस ZK नॉलेज प्रूफ से आप अपने उन BTC को उठा करके टैप रूट पे से निकाल के मर्कल रूट पे डाल पाओगे, एंड दैट इज ईजी। और ये चीज करके 2013 के बाद जितने भी वॉलेट्स हैं उन सारे वॉलेट्स को एक बहुत ही लंबी टाइमलाइन ऑफर की गई। पर मुद्दा यहाँ नहीं, मुद्दा है फेज C जिसे अभी भी सॉल्व किया जा रहा है, और वो है सतोशी एरा के वॉलेट्स, या टू बी वेरी प्रिसाइज वो वॉलेट्स जो 2012 दिसंबर से पहले बने, क्योंकि तब BIP 39 स्टैंडर्ड नहीं हुआ करता था। जिस तरीके से हम लोग सीड फ्रेज को स्टोर करते हैं, मास्टर की स्टोर करते हैं, उस तरीके से वो नहीं हुआ करती थी। हम सभी जानते हैं कि एक सीड फ्रेज से करोड़ों एड्रेसेस जनरेट किए जा सकते हैं। इसीलिए पुराने जो वॉलेट्स थे उनमें ये सिस्टम ना होने के कारण एक मास्टर स्ट्रिंग निकालना बहुत ही मुश्किल है, और ZK वाला काम वहां पे चलेगा नहीं। इसीलिए डेवलपर्स एक्टिवली ढूंढ रहे हैं ऐसे तरीके जिससे वो कॉइन्स फ्रीज ही ना पड़े रहें, जिसमें सतोशी का वॉलेट भी आता है, बाकी वॉलेट्स भी आते हैं, क्योंकि अगर उनको सिर्फ छोड़ दिया गया तो वो हैक हो जाएंगे, और अगर उनको छोड़ा नहीं गया, उनको फ्रीज कर दिया गया विदाउट एनी एग्जिट, तो लोग उसे सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। प्लान है, काम हो रहा है, डिलीथियम पे भी और ZK स्नार्क्स पे भी, और इन दोनों टेक के साथ में कई सारे ऐसे डेवलपर्स लगे हुए हैं, मैथमेटिशियंस लगे हुए हैं, जो कि पिछले 10 साल से BTC के साथ जुड़े हुए हैं, एंड आई ट्रस्ट देम दैट दे विल बी एबल टू डू इट। लेकिन जो डेडलाइंस हमारे सामने आई हैं, प्रीवियस 2 दिन के पहले जो फाइंडिंग्स आई हैं, आज जो फाइंडिंग्स आई हैं, 2 महीने पहले जो फाइंडिंग्स आई हैं, वो सब एक ही डेडलाइन की तरफ इशारा करते हैं। वो है 2030 तक देयर इज अ 50% चांस कि BTC के जो क्वांटम सिग्नेचर्स के थ्रू प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं,
वो रियल हो। और इसीलिए आपने देखा होगा क्लाउडफ्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट, इथीरियम, इन सभी ने 2029 तक की डेडलाइन रखी है खुद को क्रिप्टोग्राफी को क्वांटम सेफ बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल फेयर डेडलाइन। लेकिन मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हम लोग अभी भी 4 साल पीछे हैं। और दूसरी चीज, ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, दिस इज स्टिल ऑन पेपर, दिस इज स्टिल ऑन थियरी। ये सारा का सारा मैथ्स कंप्लीटली फाइन है, न्यूरल एटम्स के बारे में बात करना भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम एक्चुअल इंजीनियरिंग पे आते हैं, इन सर्किट्स को एक्चुअली बनाने पे आते हैं, इन्हें फिजिकली चलाने पे आते हैं, और उन क्यूबिट्स को कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर सेटअप में बिठाने पे आते हैं, वो एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल है। और वो इतनी जल्दी नहीं बन सकता, और ना ही एआई के ऑप्टिमाइजेशंस के थ्रू तेज किया जा सकता है। इनके सिमुलेशंस तेज हो सकते हैं, इनके प्रूफ्स तेज हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हार्डवेयर इंजीनियरिंग जो कि आगे बढ़ रही है बट एआई की वजह से तेज नहीं हुई है। तो ये कहना कि 2028 में ही हमें क्वांटम प्रूफ होना है या 2027 में ही हमें क्वांटम प्रूफ होना है, मेरा मानना है कि ये गलत है, क्योंकि बीटीसी एक बहुत ही बड़ा इम्यूटेबल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस कंप्यूट नेटवर्क है। हर किसी नोड ऑपरेटर और माइनर के घर जाके खटखटा करके ये बोलना कि मेरे भाई प्लीज तू टैप रूट से मर्कल पे आ जा, पॉसिबल नहीं है। ये नेटवर्क अपनी स्पीड से चलेगा, अपने हिसाब से अपग्रेड होगा। डेवलपर्स सो नहीं रहे हैं, कम्युनिटी सो नहीं रही है, सभी को पता है। अगर उन चंद वीसीस को पता है ना जिन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, तो इतने बड़े नेटवर्क में जिसमें इतने ज्यादा होशियार लोग और इतने ज्यादा लोग हैं ना, उन्हें भी पता है कि ये चीज यहाँ पर अर्जेंट है और इस चीज पे फोकस देना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो 2035 की डेट यूएसए गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपने आईटी के सेक्टर को दी थी, वो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आउट ऑफ द पार्क जा चुकी है। ऑफ कोर्स विद ऑल दीज ऑप्टिमाइजेशंस 2035 नहीं, वी आर लुकिंग एट 2030। डेडलाइन छोटी हुई है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं हुई है कि हमारे पास समय ही नहीं बचा है। वी हैव टाइम, वी हैव इंटेंट, द डेवलपर्स आर वर्किंग, ट्रस्ट ऑन देम, दे विल डू इट। अगॉनी ने बिटकॉइन का पिक्चर तो क्लियर कर दिया, अब मेरी बारी। लेकिन इथीरियम का प्रॉब्लम एक्चुअली बिटकॉइन से बड़ा है। बिटकॉइन में सिर्फ एक चीज़ वल्नरेबल है, दैट इज सिग्नेचर्स। इथीरियम में 4। फर्स्ट इज वॉलेट सिग्नेचर्स। हर एक ईथ वॉलेट जो ECDSA यूज करता है, विच इज द सेम प्रॉब्लम एज बिटकॉइन। सेकेंड इज वैलिडेटर सिग्नेचर्स। इथीरियम का कंसेंसस BLS सिग्नेचर्स पे चलता है। ऑलमोस्ट 9 लाख वैलिडेटर्स और 38 मिलियन ईथ स्टेक्ड है इसी एक सिस्टम पर। अगर ये टूटा तो फाइनलिटी, मतलब नेटवर्क की फाइनलिटी खत्म हो जाएगी। थर्ड इज L2s का डेटा वेरिफिकेशन। रोलअप्स लाइक आर्बिट्रम, बेस, ऑप्टिमिज्म, ये सब KZG कमिटमेंट्स यूज करते हैं डेटा वेरीफाई करने के लिए, और ये भी क्वांटम वल्नरेबल है। और फाइनल में एडमिन कीज, USDT, USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स, बिग डिफाई प्रोजेक्ट्स ऑन इथेरियम के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलते हैं, ओके। और इनके सबकी एडमिन कीज ECDSA पर है। अगर ये कीज क्रैक हो गई तो अटैकर को अनलिमिटेड टोकन्स मिंट करने का मौका मिलता है। तो 4 सर्विसेज हैं देखा जाए तो, और चारों साथ में खुलती है, और इथेरियम इन चारों के लिए 5 अलग अलग चीज़ें कर रहा है अभी। पहली चीज़ और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रपोजल नहीं है, लाइव हो चुका है। EIP 7702 मई 2025 में पेक्ट्रा के साथ शिप हुआ। आज तुम्हारे वॉलेट पे ये फीचर ऑलरेडी अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन नो अबाउट दिस। कुछ टाइम पहले सीटी ने एक नैरेटिव चल रहा था कि इथेरियम ने क्वांटम के लिए कुछ कॉन्क्रीट नहीं किया, सिर्फ रिसर्च पेपर्स हैं, जो कि गलत था, एज ये पहला ऐसा कॉन्क्रीट टूल है जो 1 साल से डिप्लॉय हो गया है और आज तुम्हारे वॉलेट में ऑलरेडी बैठ के वेट कर रहा है। ये बेसिकली तुम्हारे मेटामास्क, रेबी वॉलेट को एक ट्रांजैक्शन में क्वांटम रेजिस्टेंट सिग्नेचर्स लाइक फैल्कन, डिलिथियम स्कीम पर शिफ्ट कर देता है। और इसके लिए तुम्हें फंड्स मूव करने की या नया एड्रेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक परमिशन स्लिप साइन करो एंड इट्स डन। लेकिन यहाँ बेसिकली एक कैच है, और ये कैच इंपॉर्टेंट है। ये परमिशन स्लिप जो तुम साइन करते हो वो खुद भी एक ECDSA पे साइन होती है। मतलब तुमने पोस्ट क्वांटम रैपर तो लगा लिया, लेकिन असली ऑथराइजेशन लेयर पे अभी भी पुरानी क्रिप्टो चल रही है। तो ये क्या असली क्वांटम प्रोटेक्शन है? आज के लिए यस, क्योंकि अभी क्वांटम कंप्यूटर्स है नहीं। लेकिन जिस दिन क्वांटम मशीन आया,
जब तक इथीरियम ने ऑथराइजेशन लेयर पे भी पोस्ट क्वांटम पे शिफ्ट नहीं किया, ये रैपर हमें अकेले नहीं बचा पाएगा। एक्चुअल फिक्स नीड्स टू बी डन एट द प्रोटोकॉल लेवल, और वो अभी तक हुआ नहीं है। दूसरी चीज़, और ये चारों में सबसे हार्ड प्रॉब्लम है, वही वैलिडेटर वाला BLS इशू, और ये फिक्स सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। रीज़न बताता हूँ क्यों। BLS का एक प्रॉपर्टी है जो इथीरियम का सीक्रेट वेपन है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से रिप्लेस करना मुश्किल हो जा रहा है। हजारों वैलिडेटर्स के सिग्नेचर्स एक सिंगल सिग्नेचर में स्क्वीज हो जाती है। हर 12 सेकेंड में यही चीज़ इथेरियम का कंसेंसस पॉसिबल बनाती है। प्रॉब्लम ये है, जो क्वांटम सेफ ऑल्टरनेटिव्स हैं हैश बेस्ड, वो ये स्क्वीज प्रॉपर्टी नेटिवली सपोर्ट नहीं करते। तो अगर तुम BLS रिप्लेस करोगे तो स्केलिंग खत्म हो जाएगी, जिसके कारण वैलिडेटर्स काम ही नहीं कर पाएंगे सेम थ्रूपुट पे। मतलब इथेरियम के पास दो चॉइसेस है, या तो एक क्वांटम सेफ बन जाओ और स्केलिंग खो दो, या स्केलिंग रखो और क्वांटम वल्नरेबल हो जाओ। 2025 में जस्टिन ड्रेक और 3 और क्रिप्टोग्राफर्स ने तीसरा रास्ता निकाला। पेपर का नाम था DKKW25। इसमें इसका सॉल्यूशंस 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट है लीन XMSS, नया हैश बेस्ड सिग्नेचर सिस्टम जो BLS को रिप्लेस करता है। और दूसरा पार्ट है लीन VM, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो स्नाक्स यूज करके लीन XMSS की स्क्वीज प्रॉपर्टी रिक्रिएट करता है। लेकिन ये सब एक डिसीजन पे रुका हुआ है। विटेलिक ने फरवरी में खुद कहा था कि इथेरियम का ये लास्ट हैश फंक्शन हो सकता है। रीज़न ये है कि जो भी हैश चुना जाएगा, अगर वो गलत साबित हुआ तो पूरा पोस्ट क्वांटम स्टैक रिबिल्ड करना पड़ेगा। इसी के लिए इथेरियम फाउंडेशन ने 1 मिलियन का प्राइज लॉन्च किया है, ताकि कैंडिडेट्स पब्लिक स्ट्रेस से टेस्ट से प्रॉपरली गुजर सके। तब तक 38 मिलियन ईथ वही BLS पे वल्नरेबल बैठे हैं। तीसरी चीज़, और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पैसे L2s पर बैठे हैं। रिमेंबर KZG कमिटमेंट्स? KZG एक सिस्टम है जिसके कारण L2s ट्रांजैक्शन सस्ते बने थे, लेकिन इस सिस्टम में एक हिडन फ्लॉ है। KZG लॉन्च होने से पहले इथेरियम ने एक स्पेशल वन टाइम सेरेमनी रन किया था 2023 में। लाखों लोग पार्टिसिपेट हुए थे और एक सीक्रेट नंबर जनरेट किया गया था और तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, ताकि कोई मिसयूज ना कर सके। आज के लिए ये नंबर सिक्योर्ड है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर आया तो 2023 की पब्लिक इंफॉर्मेशन से वो नंबर वापस कैलकुलेट हो सकता है, और एक बार मिल गया तो पूरा ब्लॉकचेन हिस्ट्री रीराइट हो सकता है। यानी प्रॉब्लम ECDSA जैसा नहीं है, ये पास्ट को भी अटैक कर सकता है। और इसका सल्यूशन है स्टार्क्स, जो है सिर्फ हैश सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, जिसके कारण स्टार्कनेट करंटली क्वांटम प्रूफ चेन है। और देर आर फ्यू अदर थिंग्स दैट यू कैन ऑल्सो डू ओके राइट नाउ, कि L2s पे जो पोस्ट क्वांटम वॉलेट के अर्ली एक्सेस पे नज़र रखो। और ऑल्सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ, इस बड़े ट्रांजेक्शन्स के बाद एड्रेस रोटेट करने की हैबिट रखो। रिमेंबर, जिस सेकेंड तुम ट्रांजेक्शन साइन करते हो, पब्लिक की फॉरएवर एक्सपोज होती है, तो दैट्स समथिंग दैट यू कैन अवॉइड। चेन लेवल फिक्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन एंड अवेयरनेस हमारे हाथ में, सो दैट्स समथिंग दैट वी कैन डू। चौथा है गैस कॉस्ट, जो सिटी पर टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया था। ये पढ़ने के बाद लोगों का कहना था कि पोस्ट क्वांटम माइग्रेशन आने के बाद गैस फीस 67 टाइम्स बढ़ जाएंगी, जिसके कारण DeFi एंड हो सकता है और स्टेबल कॉइन्स अफोर्डेबल नहीं रहेंगे। ये सब कुछ गलत है, वो नंबर वर्स के सिनारियो का है। तो पांचों चीज़ें देख ली हमने। प्लान एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो कहीं पर भी लिखा नहीं होगा। एक प्रॉब्लम है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई, और ये डायरेक्टली तुम्हारे पैसों से जुड़ी है। EIP 7702 जो अभी लाइव है, वो रैपर है। नेटिव सोल्यूशन EIP 7701 है, जिसमें वॉलेट प्रोटोकॉल लेवल पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन ये स्टैग्नेंट है 2 सालों से। और स्ट्रॉम ऐप में 7 फोक्स लिस्टेड है 2029 तक, जिसमें EIP 7701 किसी में भी नहीं है। मतलब हर इथेरियम इस पोस्ट क्वांटम रेडी क्लेम के नीचे एक वर्कअराउंड चल रहा है,
इथेरियम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक्चुअली राइट काम कर रहा है और वो एक्चुअली बिहाइंड है। BTC कोड इज लॉ से शिफ्ट होके कोड इज सर्वाइवल की तरफ जा रहा है। और अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप किसकी तरफ ट्रस्ट करोगे, उन VCs की तरफ जो उछल उछल के ये बोलेंगे कि कल ही क्यू डे है, कल ही सब हैक हो जाएगा, 6 महीने में आ रहा है, बाय दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ माइन, लुक एट दिस लिंक, विंक विंक, मैंने शायद इसमें इन्वेस्ट किया है, ओ माय गॉड आई एम डूइंग इट स्टेल्थ ना। या फिर आप उन लोगों पे भरोसा करना चाहोगे जो 2013 से वो खुद्दड़ मैथमेटिशियंस, वो क्रिप्टोग्राफर्स, वो डेवलपर्स BTC के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने BTC को एक नैनसेंट फेस से एक हेविली अडॉप्टेड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एसेट तक ले आया। वो लोग जो रहें ना रहें पर उनका कोड रहेगा। दैट इज व्हाट गिव्स बिटकॉइन द मोस्ट स्ट्रेंथ। इसने AI भी देखा है, इसने क्वांटम भी देख लिया है, ये क्वांटम पार भी कर लेगा और आगे और भी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखेगा। BTC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी इम्यूटेबिलिटी, और वो यहाँ रहेगी, चाहे हम रहें, ये VCs रहें, या वो डेवलपर्स रहें या ना रहें। द कोड इज सर्वाइवल।